किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न समाहित किए गए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंदों को हराया था? तो चाणक्य की सहायता से। और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चाणक्य के बहुत इनके उपनाम है, जैसे कौटिल्य इनको ही कहा जाता है, विष्णुगुप्त ये चाणक्य के उपनाम है। और पूछे जाते हैं कि चाणक्य के बहुत इंपॉर्टेंट रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सल्यूकस निकोटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सुदर्शन नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्पगुप्त ने। और अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन शिक्षा की यानी जैन शिक्षा प्राप्त की थी? तो भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन शिक्षा प्राप्त की थी। और अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? तो जैन धर्म। और अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक कब बना था? तो 322 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अमित्र घात की उपाधि दी गई थी बिंदुसार को। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो अशोक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। और यहाँ पर है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 37 वर्षों तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर है कि भारतीय इतिहास में अशोक किस नीति को लेकर प्रसिद्ध है? तो धम्म नीति से बहुत ही प्रसिद्ध है। अशोक भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक क्यों माना जाता है? कि धम्म नीति के कारण जो है अशोक भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शासक माने जाते हैं, धम्म नीति के कारण। और अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत, ईरानी और उसके बाद है यहाँ पर अमायिक और पाली, ये भाषाओं का मतलब लिखा गया है भाषाओं में। और पूछे जाते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो उनके नाम है जेम्स प्रिसेम। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों की लिपि को पहली बार किसने पढ़ा? तो वही बात है जेम्स प्रिसेप ने। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में अशोक के यानी धम्म की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रेय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? तो सिंधु नदी द्वारा। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है, जो गुजरात में पड़ता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुजा आकार का है। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोम यज्ञ का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। और एग्जाम अगर पूछे कि ऋग यानी वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और उसके बाद आता है कि मतलब कि जादू टोना से रिलेटेड कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। और पूछे जाते हैं कि संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है? तो सामवेद है। और यज्ञ संबंधित जो वेद होता है जो है ऋग्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेद से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन। मौर्य काल में राजस्व का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो भू राजस्व था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में सत्ता की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित थी? तो सम्राट में थी। अशोक के काल में किन तीन अधिकारियों का वर्णन किया गया है? तो युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिक। मौर्य काल में प्रांत किस में विभाजित थे? तो जनपदों में विभाजित थे। जनपद का प्रधान का अधिकारी कहलाता था प्रतिष्ठा। ग्राम का प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी क्या कहलाता था? तो ग्रामीण कहलाता था। मौर्य साम्राज्य में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो सम्राट होता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में गुढ़ पुरुष किसे कहा जाता है? तो गुप्तचरों को कहा जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। यानी शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। और एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं कि सतवाहन से रिलेटेड की मतलब कि जो होता है शीशे की पैसा किसने चलाया था? तो सतवाहनों ने चलाए थे, शीशे के पैसे चलवाए थे। और अगला प्रश्न है कि सतवाहन की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सतवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो सीसा के ही प्रचलित किए थे। और अगला प्रश्न है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघ वाहन था।
कलिंग युद्ध में अशोक ने किस शासक को हराया था? तो खारवेल को हराया था। कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। जो कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है। तो जो थे खारवेल से युद्ध किए थे कलिंग युद्ध में अशोक ने। और अगला प्रश्न है कि भारत में कुषाण वंश का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुजुल कड़फिसिस था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि भारत में गांधार कला का विकास किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। और महाभारत काल में वर्णन है गांधार का। तो गांधार जो है दोस्तों ये अफगानिस्तान में पड़ता है। और अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का अंतिम सफल शासक किसे माना जाता है? तो स्कंद गुप्त को माना जाता है। हुणों को किसने पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने किए थे हुणों को पराजित। सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में मिलता है। गुप्त काल में शासकों के प्रमुख परामर्शदाता को क्या कहा जाता था? तो कुमारा मात्य कहा जाता था। दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे चांदी का सिक्का ने सर्वप्रथम। भारत में शून्य का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है रामपाल को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की। रामायण एवं महाभारत के अंतिम रूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद प्रसिद्ध पुस्तकें के लेखक है हर्षवर्धन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। प्रसिद्धि यानी प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए थे और उसमें पढ़ाए भी थे टीचर के रूप में। और अगला प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का वायसराय था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। भारत आने वाले पहला चीनी यात्री था फहियान। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन। और अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानखेट में थी। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किससे बनी होती थी? तो शैल खड़ी के। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धौलावीरा से चलता है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की खेती में सबसे आगे थे। और बात करते हैं कपास रिलेटेड, तो कपास जो होता है जो काली मिट्टी मतलब होता है, जो कपास के लिए काली मिट्टी से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा कपास की खेती की बात करें तो होता है सबसे ज़्यादा गुजरात में, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, और तीसरे स्थान की बात करें तो तेलंगाना का स्थान आता है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो उर्वरता की देवी के मानकर पूजते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? तो गुरु हरकिशन की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस सिख गुरु ने शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी थी? तो गुरु हरराय ने दी थी। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद ने। किस सिख के गुरु के समय उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया था? तो गुरु तेग बहादुर। सर्वाधिक कट्टर सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो नक्शबंदी संप्रदाय। किस सूफी सिलसिले का प्रभाव बिहार एवं बंगाल में था? तो फिरदौसी। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूफी आंदोलन किस विचारधारा का पोषक था? तो केशवरवाद का। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब